इस बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट की। कई महीनों चला और अब उसे 100 दिन एग्जैक्टली नेशन वाइड फार्मर प्रोटेस्ट होते हो गए हैं। हालांकि अब जो हमारा मीडिया है वो बंगाल इलेक्शन की तरफ बिजी हो गया, लेकिन हम आज के वीडियो में बात करेंगे में फार्मर प्रोटेस्ट की टाइमलाइन क्या थी। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक बिल लेकर आती है जिसमें 3 कानून होते हैं। उस बिल को पास कर दिया जाता है और ये सभी लोग जानते हैं कि उस बिल को कैसे पास किया जाता है, जब हमारा अपोजिशन था ही नहीं। मतलब कोरोना गाइडलाइंस की वजह से हमारा अपोजिशन था नहीं, जितना था वो वॉकआउट कर गया था। ये कानून उन्हें सही नहीं लगा। इस कानून में कई सारी ऐसी चीजें थी जिससे फार्मर्स को आपत्ति थी, जिसके बाद फार्मर्स पूरे इंडिया में नेशन वाइड प्रोटेस्ट करते हैं। फार्मर यूनियंस का यह मानना था कि इस नए कानून के आने की वजह से एपीएमसी जो है मंडी सिस्टम, बहुत सारी एमएसपी जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उनका ये कहना था कि ये सिर्फ 2 लोगों के इशारों पे किया जा रहा है, अंबानी और अडानी, और इस वजह से फार्मर प्रोटेस्ट ने कई सारी चीज़ें अंबानी और अडानी की बॉयकॉट की थी, इवन नेटवर्किंग ऑल्सो। उनका मानना था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, और ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि 300 साल वो राज करके चली गई। 11 मार्च आने वाला है, 11 मार्च 2021 के अनुसार जो अगली मीटिंग होनी है उसमें फार्मर्स की जो डिमांड है वो ये इंक्लूड करती है कि पार्लियामेंट में इस फार्म लॉ को फिर से रिपील किया जाए, एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए, अश्योरेंस दी जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामीनाथन पैनल रिपोर्ट हो, और जो एमएसपी है उसमें 50% ज़्यादा का वेटेज लगाया जाए, डीजल के प्राइसेस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कम किए जाए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर से ये बोला जाए कि जो एस्टेबल बर्निंग के लिए जो पनिशमेंट थी उसको रद्द किया जाए, जितने भी किसान आज इसकी वजह से जेल में हैं उन सबको छुड़ाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस 2020 को रद्द किया जाए, और जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ना टांग अड़ाए, और जितने भी केसेस फार्मर लीडर्स के खिलाफ हुए हैं उन सबको भी रद्द किया जाए। और ये पहली बार बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत कई बार हो चुकी है। 5 दिसंबर को जो बातचीत था उसमें ये साफ कर दिया था कि सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। 16 दिसंबर की उसमें भी उन्होंने यही बात रखी थी। 1 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 21 जनवरी, और ये लगातार यही बात रखी गई। ये जो पूरा फार्मर प्रोटेस्ट था ये शुरू तो सिर्फ पंजाब से हुआ था, चिंगारी इसकी सिर्फ पंजाब में लगी थी, और ये प्रोटेस्ट जो था वो अगस्त 2020 में शुरू हो गया था। लेकिन इसे नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई थी 25 सितंबर 2020 से, जब उन लोगों ने पहली बार भारत बंद का ऐलान किया और इन फार्म लॉज का विरोध किया। और इसके बाद ये जो चिंगारी थी ये पूरे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में फैले गए, जिसके बाद फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया, और ये अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी थी, साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में फैल चुकी थी, और ईस्ट में उड़ीसा में फैल चुकी थी। रेलवे सर्विसेज को बंद करना पड़ा था इस प्रोटेस्ट की वजह से। एक कॉमन मोर्चा खोला गया, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके अंदर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन बॉडी और BKU भारतीय किसान यूनियन, जो कि आप जानते हो राकेश टिकैत, जय किसान आंदोलन, ऑल इंडिया किसान सभा, कर्नाटक राज्य रथ संघ, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, लोक संघर्ष मोर्चा, और ना जाने कितने किसान संगठन, 40 के आसपास किसान संगठन इसमें शामिल हुए किसान एकता मोर्चा में। उसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ये जो रिप्रेजेंट करती है 9.5 मिलियन ट्रैक्टर्स, उसके साथ साथ 5 मिलियन बसेस और कई सारे टैक्सी ड्राइवर्स, उन्होंने किसान एकता मोर्चा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 24 सितंबर को पहली बार जो आंदोलन किया गया था वो था रेल रोको आंदोलन। रेल रोको आंदोलन जो था ये पूरे पंजाब में किया था, और इसका थोड़ा फायदा भी मिला था किसानों को। लेकिन 23 अक्टूबर तक कई किसान यूनियन को ये लगने लगा कि अब हमें इस कैंपेन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है। जब स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट इन आंदोलनों पे खत्म होने लगा था तो उन्होंने कही अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लड़ना पड़ेगा, और 25 सितंबर को शुरू हुआ था दिल्ली चलो आंदोलन, जहां पे पूरे दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया था, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया था, टियर गैस और वाटर कैनॉन्स और इवन हाईवे तक खोद दिए गए थे, और कई सारे लेयर की बैरिकेड बना दी गई थी सिर्फ इन प्रोटेस्टर को रोकने के लिए। एक यूथ था जिसने इस ठंड में वाटर कैनन का जब इस्तेमाल कर रही थी पुलिस, उस यूथ ने ट्रक के ऊपर चढ़ा और वाटर कैनन को बंद किया। उस यूथ के खिलाफ जो पुलिस थी उसने मर्डर का चार्ज लगा दिया, और सिर्फ 24 घंटों के अंदर इस स्ट्राइक के बाद दिल्ली चलो आंदोलन में किसान सक्सेसफुल हुए, और 28 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 3 लाख किसान पूरी दिल्ली को घेर चुके थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये डर लगने लगा था, और 3 दिसंबर को उन्होंने बातचीत की कि हम लोग बातचीत करेंगे और किसान यूनियंस के साथ।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं आए थे। हालांकि किसान यूनियन ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री ने जब पास कराया तो प्रधानमंत्री खुद भी आए। फार्मर प्रोटेस्ट को जंतर मंतर या दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने बॉर्डर पे ही प्रोटेस्ट किया। और 7 दिसंबर को जब ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था, 7 दिसंबर को एक नेशन वाइड भारत बंद का ऐलान किया 8 दिसंबर के लिए। 9 दिसंबर को फिर से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये चिंगारी अब फैल रही थी राजस्थान में भी। दिल्ली और जयपुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। 12 दिसंबर को नेशन वाइड धरने हुए और 14 दिसंबर को भी यही हुआ। दिसंबर को जो रेवाड़ी पुलिस थी उन्होंने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाने से रोकने के लिए किसानों को। और 29 नवंबर तक ये किसान आंदोलन इतना मजबूत हो गया था, किसानों ने दिल्ली को ऐसे घेर लिया था कि दिल्ली को कई सारे राज्यों से कटना पड़ा था, चाहे वो गाजियाबाद, हापुड़ हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, जयपुर हो या फिर मथुरा हो। 26 जनवरी को क्या हुआ था ये आप सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 28 जनवरी को जितने भी लोकल विलेजेस के लोग थे या फिर हम कहें बॉर्डर के पास जितने भी विलेजेस थे, उनका ट्राई कलर मार्च शुरू हुआ। उनका ये कहना था कि रेड फोर्ट पे अपमान किया था हमारे तिरंगे का। लेकिन हाँ, ये सब लोग जानते थे कि एक मीडिया हाउसेस ने बहुत ही हाई लेवल पे फेक न्यूज़ फैलाई थी और कई मीडिया हाउसेस ने सिर्फ एक साइड का वायलेंस दिखाया था, मतलब एक सेलेक्टिव कंटेंट दिखाया था। उन्होंने निष्पक्ष नहीं थे, अनबायस नहीं थे और सरकार ने सारी हदें तब पार कर दी। बॉर्डर को सील कर दिया गया था, दिल्ली को काट दिया गया था, किलेबंदी कर दी गई थी और 21 लेयर की बैरिगेटिंग, क्या मेटल बैरिगेड, सीमेंटेड वॉल या फिर खाई खोदना काफ़ी नहीं था कि उन्होंने आयरन नेल्स तक लगा दिए गए थे। खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, इंटरनेट की सप्लाई, सारी सप्लाइयों को काट दिया गया था फार्मर प्रोटेस्ट के लिए। और ये सब किया गया था रिस्पॉन्स में रिपब्लिक डे के मार्च के बाद। तो ये कई जगहों पे वायलेंट भी हुआ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये मानना था कि उस दिन 7000 ट्रैक्टर्स आए थे, तो कई रिपोर्टर्स का ये मानना था कि 2 लाख ट्रैक्टर भी थे। अब मुझे नहीं पता इन आंकड़ों में इतना डिफरेंस क्यों है। किसानों का ये कहना था कि सुबह 8 बजे जब ये प्रोटेस्ट शुरू आ रहा था तो हमें परमिशन थी वो कुछ घंटों पहले ही मिली थी। उन्हें एक रात पहले, मतलब 24 घंटे पहले भी उन्हें ये परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि पुलिस मना कर रही थी कि नहीं, यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सारा पुलिस के ऊपर डाल दिया था। किसानों का ये कहना था कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की गई है गवर्नमेंट ने कि हमें आखिरी कुछ घंटों में बताया गया कि आप कर सकते हो, जिसमें सारे किसानों को रास्ता पता ही नहीं था। गोदी मीडिया के अनुसार 394 पुलिसमैन ही घायल हुए थे और कुछ पुलिस व्हीकल्स डैमेज हुए थे, लेकिन एक मीडिया के अनुसार हजारों किसान भी घायल हुए थे। दिल्ली और एनसीआर में कई टाइम के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और जिसके बाद आप जानते हो क्या किया गया, 21 लेयर का बॉर्डर बना दिया गया और खाई खोद दी गई और सारी सप्लाई काट दी गई। इस वायलेंस के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन 2 यूनियन ने ये डिसाइड किया कि फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो क्विट कर रहे हैं। और इस वक्त ये देखने को मिल रहा था कि कई सारे काउंटर प्रोटेस्ट होने को लग रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर एक किसान यूनियन ऐसी आई जिसने बिल का सपोर्ट किया और 10 फार्मर यूनियंस ऐसी भी थी जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और इस बिल का स्वागत किया अंडर द बैनर ऑफ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी। और ये किसान जो थे उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, हरियाणा से, केरल से थे, तमिलनाडु से थे और तेलंगाना से थे, जिन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया। 20,000 किसान सेना वर्कर्स थे जो कि दिल्ली की तरफ आए सपोर्ट के लिए फार्म बिल्स में, जिसमें से खुलासे के बाद ये पता चला कि जितने भी 5 ग्रुप्स थे उन 10 में से उनका डायरेक्ट कनेक्शन था रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया के साथ और वो ना ही किसान थे और ना ही किसी एग्रीकल्चर यूनियन के हिस्सा थे। लेकिन ये भी देखने को मिला कि पूरे किसान यूनियन में जो इंसानियत थी वो जागी रही। लंगरों का आयोजन किया गया जगह जगह और कई सारे एनजीओस ने फार्मर्स की फूड नीड्स को मेंटेन किया। 10,000 किसानों के लिए रोज खाना बनता था, जिसे सिर्फ किसान ही नहीं लोकल लोग भी खाते थे, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट भी खाते थे और दिल्ली पुलिस के लोग भी खाते थे। 26 नवंबर से ये जो लंगर थे ये 24 घंटे काम करने लगे और इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये खाना फ्री में देंगे, ना ही किसी से उसकी क्लास पूछेंगे, ना ही उसी से किसी का धर्म पूछेंगे और ना ही कास्ट पूछेंगे। नेशनल मीडिया मैं नहीं जानता कैसे कवर किया था, लेकिन जो दिल्ली का मीडिया था उसने उसे अच्छी तरह कवर किया था। 1-1 घंटे में 1000 रोटियां बनती थी
लेकिन कई किसानों को पिज्ज़ा खाते हुए भी देखे उनको मॉक किया गया। लेकिन किसानों ने ये साफ किया कि ये कई किसान जो है वो एनआरआई भी हैं। कई किसान हैं जिनके बच्चे जो है बाहर रहते हैं और बाहर पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर वो वापस लौट के आए हैं। कई सारे एनजीओस इंक्लूडिंग खालसा एड जिन्होंने हर चीज़ से फाइनेंशियली और फिजिकली हेल्प प्रोवाइड की। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट बन गया जिसमें ना ही किसी ने धर्म देखा ना ही जाति देखी। कई गुरुद्वारों ने, जितनी भी मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब थी, एनआरआई थे, एनजीओ थे, सब ने खूब सपोर्ट किया। खालसा एड ने कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जैसे कि टेंट, सोलर पावर, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी, मेडिकल स्टॉल, डेंटल कैंप। प्रोटेस्ट की साइड थी उसमें कई बार हंगामा होता था या कोई आदमी लोकल लोग कहते थे कि वो प्रोटेस्टर था, उसने हमारे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की, तो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया। फार्मर प्रोटेस्ट ने, फार्मर यूनियंस ने ये डिसाइड किया कि बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जिसका संयुक्त किसान मोर्चा सीसीटीवी डिपार्टमेंट भी किसानों ने बनाया। इसमें न जाने कितने किसान शहीद हो गए 26 नवंबर 2020 से लेके आज तक। कई लोग आंकड़े देते, लेकिन मेरा मानना यह है कि कई जगहों के तो आंकड़े है भी नहीं। कई सारे किसान जो थे वो शहीद हुए, कोई हार्ट अटैक की वजह से, कोई ठंड की वजह से। अब आप सोचिए, कड़कड़ाती सर्दी में आप किसी के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या ये सोचोगे कुछ होगा भी नहीं, तो इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कुछ किसानों ने सुसाइड किया तो कुछ एक्सीडेंट में भी शहीद हुए। और फॉरेन प्रोटेस्ट के बाद रिहाना का एक ट्वीट या फिर ग्रीटा थनबर्ग, दिशा रावी, मिया खलीफा, मीना हैरिस, न जाने कितने लोग, कितने देश, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सरकारें के स्पॉटलाइट में आ गया ये पूरा का पूरा फार्मर प्रोटेस्ट। इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइन बन गई है फार्मर प्रोटेस्ट। हालांकि ह्यूमन राइट्स की फटकार के बाद जो 21 लेयर का बॉर्डर था उसमें कोई चेंजेस तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, कीलें हटा दी गई हैं और कई सारी सप्लाईज को चालू कर दिया गया। हालांकि इन सब चीज़ों की वजह से फ्रीडम हाउस के इंडेक्स में हम लोग एक फ्री कंट्री से पार्शियली फ्री कंट्री हो गए, लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया है वो एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुए जिस वजह से हमारे नंबर घटे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट में ये भी देखा गया था कि कई सारी फेक न्यूज़ ऊंचे लेवल पे फैलाई गई थी मीडिया हाउसेस के जरिए, और निशान साहिब को फ्लैग को खालिस्तान का फ्लैग भी कहा था। अभी तक सेंटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फार्मर्स के बारे में, वो लोग बंगाल इलेक्शन में बिजी है। लेकिन गुजरात के रिजल्ट आने के बाद कई जगह रूरल इंडिया में बीजेपी जीती, जिसकी वजह से फार्मर्स यूनियंस के ऊपर एक तमाचा पड़ा है कि किसान उसे अपना रहे हैं, जिस वजह से फार्मर यूनियंस ने यह डिसाइड किया कि हम सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे 5 राज्यों के इलेक्शन में। हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल की जो एक नेता है, अकाली दल जो कि इनका सपोर्टिव अलायंस है, वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड वाइड अटेंशन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और न जाने कितने संगठन, सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोग, जिसे चाहे भली आप दबाने के लिए इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करो, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट की एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या थी।